पढ़ेंगे हम लोग रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस जैसे मान लो ये दो कंडक्टर है, ऐसे दो कंडक्टर है, ऐसे रख दे रहे किसी इंसुलेटिंग स्टैंड पर, ऐसे रख देंगे। इसका कैपेसिटेंस C1 है, इसका कैपेसिटेंस C2 है, इसमें चार्ज Q1 है, इसको चार्ज Q2 दिया गया। इसका पोटेंशियल है V1 और इसका पोटेंशियल है V2। दो कंडक्टर है, कैपेसिटेंस C1 और C2 है, चार्ज इन पर Q1 और Q2 है तथा पोटेंशियल इनका है V1 और V2। अगर हम दोनों कंडक्टर को किसी वायर से ज्वाइन करा दें ऐसे, तो एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर चार्ज ट्रांसफर होगा, क्योंकि जब दोनों को ज्वाइन कराओगे तो जिसकी चार्ज को होल्ड करने की कैपेसिटी ज्यादा होगी वो ज्यादा चार्ज लेगा। इसका मतलब एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर चार्ज का ट्रांसमिशन होगा। कितना होगा, किस बात पर डिपेंड करेगा चार्ज ट्रांसफर, ये सब सारी चीजें पढ़नी है। मान लो कि ये कंडक्टर ये है, ये भी जोड़ने से पहले अगर देखें तो चार्ज ऑन कंडक्टर ये Q1 इक्वल्स C1 V1, चार्ज ऑन कंडक्टर B Q2 इक्वल्स C2 V2। बिफोर ज्वाइनिंग ऐसा है। अगर हम इन दोनों कंडक्टर को आपस में ज्वाइन करा दे किसी पतले वायर से, तो चार्ज ट्रांसफर हुआ। ये चार्ज तब तक ट्रांसफर होगा एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता, क्योंकि चार्ज का ट्रांसफर होता है ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस। अगर एक का पोटेंशियल ज्यादा है एक का कम है तो पोटेंशियल डिफरेंस बनेगा, उसकी वजह से चार्ज का ट्रांसफर होता है। तब तक चलेगा जब तक दोनों का पोटेंशियल सेम नहीं हो जाता। तो मान लो कब सेम पोटेंशियल माने कॉमन पोटेंशियल हो गया कितना V। तो अगर हम कॉमन पोटेंशियल निकालें, कॉमन पोटेंशियल इक्वल्स टोटल चार्ज बाय टोटल कैपेसिटेंस। टोटल चार्ज Q1 प्लस Q2, टोटल कैपेसिटेंस C1 प्लस C2। ऐसे लिखा है सर Q1 C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। इस फार्मूले से कॉमन पोटेंशियल निकाला जाता है। कॉमन पोटेंशियल C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। मान लो पहले चार्ज था Q1 Q2, वायर से जोड़ा, चार्ज अब ट्रांसफर हुआ, तो अब चार्ज मान लो इस पर आ गया Q1 डैश और इस पर हुआ Q2 डैश। तो
क्योंकि जब चार्ज वायर को जोड़ने के बाद ट्रांसफर होगा एक दूसरे पर, तब चार्ज ट्रांसफर होने के बाद चेंज हो जाएगा। तो पहले का चार्ज अब कितना बचा? आफ्टर ज्वाइनिंग, वायर से ज्वाइन करने के बाद आफ्टर ज्वाइनिंग Q1 डैश, ये स्मॉल q में लिखा है, Q1 प्लस Q2, ये स्मॉल Q1 Q2। आफ्टर ज्वाइनिंग Q1 डैश होगा C1V, कैपेसिटेंस वही है, अब पोटेंशियल कितना होगा? कॉमन V। दूसरे चार्ज पे, दूसरे कंडक्टर पे चार्ज से टू बी, तो C1 डैश बाई Q1 डैश बाई Q2 डैश आ जाएगा, डिवाइड कर दो, V कट जाएगा, C1 बाई C2। यानी चार्ज का ट्रांसफर उसी रेशियो में होगा, या कैपेसिटी ऑफ होल्ड चार्ज उसी रेशियो में होगी जिस रेशियो में उनका कैपेसिटेंस है। वायर से जोड़ने के बाद जो चार्ज का ट्रांसफर होगा वो उनके कैपेसिटेंस के रेशियो के इक्विवेलेंट होता है। तो जिसकी कैपेसिटेंस ज्यादा होगी उस पर चार्ज ज्यादा होल्ड होगा, जिसकी कैपेसिटेंस कम होगी उस पर चार्ज कम होल्ड होगा। ओके, इतना तो पहले एक स्क्रीनशॉट ले लें। अब इसमें निकालना है, इसी में लॉस ऑफ एनर्जी, जब चार्ज का ट्रांसफर हुआ तो एनर्जी पर क्या फर्क आया? लॉस ऑफ एनर्जी। अगर आप देखो बिफोर ज्वाइनिंग, दोनों कंडक्टर को ज्वाइन करने से पहले मान लो एक वायर नहीं है, तो पहले कंडक्टर की एनर्जी कितनी? पोटेंशियल एनर्जी ऑफ कंडक्टर ए इक्वल्स हाफ C1V1 स्क्वायर, एनर्जी ऑफ कंडक्टर बी U1 U2 हाफ C2V2 स्क्वायर, पहले एनर्जी। आफ्टर ज्वाइनिंग, जब दोनों कंडक्टर को आपस में ज्वाइन करा दिया गया, एनर्जी ऑफ कंडक्टर्स होगा Q डैश मान लेते हैं, हाफ C1 प्लस C2 V स्क्वायर। दोनों कैपेसिटेंस जोड़ने के बाद हो जाएगा C1 प्लस C2 और पोटेंशियल हो जाएगा कॉमन V, तो हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। अच्छा, अगर यहां देखो तो टोटल एनर्जी होगी, टोटल एनर्जी U से लिखें तो हाफ C1V1 स्क्वायर, हाफ C2V2 स्क्वायर। ज्वाइन कराने से पहले दोनों का एनर्जी का सम था, और जब वायर से दोनों कंडक्टर को ज्वाइन करा दिया तब एनर्जी हो गई Q डैश हाफ C1 प्लस C2 इंटू V स्क्वायर। इसलिए चेंज U में से U डैश हटा दे, जो पहले एनर्जी थी बाद वाली एनर्जी को हटा दे। ज्वाइन कराने से पहले एनर्जी माइनस ज्वाइन करने के बाद एनर्जी कितनी बची? ये हुआ हाफ C1V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2V2 स्क्वायर माइनस हाफ C1 प्लस C2V स्क्वायर। V की वैल्यू अभी निकाला था आपने कॉमन पोटेंशियल, C1V1 प्लस C2V2 बाई C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। हाफ कॉमन ले रहे,
C1V1 स्क्वायर प्लस C2V2 स्क्वायर माइनस ये C1 प्लस C2 यहां से कट जाएगा, एक पावर तो बचेगा C1V1 प्लस C2V2 का होल स्क्वायर बाई एक पावर बचेगा C1 प्लस C2। एलसीएम हो गया यहां C1 प्लस C2 क्रॉस मल्टीप्लाई C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर प्लस C1 C2 V2 स्क्वायर प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ए प्लस बी का होल स्क्वायर करोगे माइनस पहले है, सब साइन चेंज हो जाएगा तो आएगा C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस 2C1 C2 V1 V2 ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर यहां कैंसिल, C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर ये कैंसिल, बाकी जो टर्म्स बचा उसमें आप देखो C1 C2 कॉमन है, यहां C1 C2 यहां C1 C2 इसमें भी, तो ये आ गया हाफ C1 C2 कॉमन और यहां V2 स्क्वायर प्लस V1 स्क्वायर माइनस 2 V1 V2 ये हो गया हाफ C1 C2 बाय C1 प्लस C2 ए V1 डिफरेंस V2 का होल स्क्वायर। इतनी एनर्जी का डिफरेंस आ गया जब चार्ज का रिडिस्ट्रीब्यूशन हुआ। अगर आप देखो तो C1 C2 तो कैपेसिटेंस है कंडक्टर का, ये कभी नेगेटिव नहीं होता। अब V1 ज्यादा हो या V2 ये परफेक्ट स्क्वायर है, तो क्वांटिटी भी पॉजिटिव होगी। C1 C2 पॉजिटिव, ये भी हमेशा पॉजिटिव। कहने का मतलब टोटल डेल्टा यू पॉजिटिव, डेल्टा यू पॉजिटिव का मतलब ग्रेटर देन 0 मीन्स यही तो था u माइनस u डैश ग्रेटर देन 0 यानी u इज ग्रेटर देन u डैश। मतलब क्या है इसका कि वायर से जोड़ने से पहले से एनर्जी ज्यादा थी, बाद में कम होगी। जब हमने वायर से जोड़ा दोनों कंडक्टर को, जब चार्ज ट्रांसफर हुआ एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पे, तो एनर्जी कम हो गई। वो एनर्जी गई कहां, एनर्जी का लॉस कहां हुआ? देखो एक कंडक्टर था, इसको हमने जब वायर से जोड़ा होगा तो चार्ज इसी वायर से गया होगा, और जब इसी वायर में चार्ज पास करता है तो चार्ज हीट हो जाता है, चार्ज इज करंट, वायर हीट हो जाएगा, यानी हीट एनर्जी के रूप में कुछ एनर्जी चली गई। दूसरा, जब एक वायर को यहां से टच कराओगे कंडक्टर को, दूसरा इसको जोड़ने जाओगे तो टच करने से पहले एक तो जोड़ लिया, पहले वायर का एक एंड एक कंडक्टर से जोड़ दिया, जब दूसरा एंड दूसरे कंडक्टर से ज्वाइन करने चलोगे तो ड्यू टू पोटेंशियल डिफरेंस चार्ज वहां पर थोड़ा सा जंप करता है एयर में, यहां स्पार्क होता है। इसी फेस कोई भी वायर हो तो जिसको आप ज्वाइन कराने जाते हैं वहां से थोड़ा सा लूज कनेक्शन अगर हुआ तो वहां स्पार्किंग करता है। इसका मतलब स्पार्क करेगा तो क्या निकलेगी, लाइट भी निकलती है और साउंड भी निकलती है। स्पार्किंग में लाइट भी निकलती है और साउंड भी निकलती है। तो लाइट के रूप में कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, साउंड के रूप में कुछ एनर्जी लॉस हो रही है, और वायर में हीट के रूप में एनर्जी लॉस होती है। इसी वजह से जब रिडिस्ट्रीब्यूशन चार्ज का होता है, एक कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर चार्ज जाता है तो एनर्जी का लॉस हो जाता है, इन द फॉर्म ऑफ हीट, इन द फॉर्म ऑफ हीट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ लाइट एनर्जी, इन द फॉर्म ऑफ साउंड एनर्जी। ओके, ये आपका है रिडिस्ट्रीब्यूशन ऑफ चार्जेस। इसमें आपने पढ़ा दो कंडक्टर है, दोनों कैपेसिटेंस दिए हैं, दोनों का चार्ज पोटेंशियल दिया हुआ है, तो हमको जब ज्वाइन करा देंगे तो कॉमन पोटेंशियल क्या होगा, तो फार्मूला याद होना चाहिए। कॉमन पोटेंशियल C1 प्लस C1 V1 प्लस C2 V2 बाय C1 प्लस C2। जो चार्ज का ट्रांसफर होता है वो चार्ज का ट्रांसफर का रेशियो वही होता है जो उनके कैपेसिटेंस का रेशियो होता है।
अभी निकाला था Q1 डैश बाई Q2 डैश इक्वल C1 बाई C2। और इस चीज याद होनी चाहिए, जब आपका चार्ज का ट्रांसमिशन होता है कंडक्टर से दूसरे कंडक्टर पर ट्रांसफर होता है तो एनर्जी का लॉस होता है, और वो एनर्जी लॉस होती है हीट एनर्जी के रूप में, लाइट एनर्जी के रूप में और साउंड एनर्जी के रूप में। और लॉस ऑफ हीट एनर्जी या लॉस ऑफ एनर्जी का फार्मूला ये है। ओके, अब हम आते हैं कैपेसिटर पे। कैपेसिटर ये सब आपके सीबीएसई का है सिलेबस, अभी तो पढ़ेंगे शुरुआत में सब सीबीएसई 100%। अब आता है कैपेसिटर। कैपेसिटर वही कंडेंसर इसको बोलते हैं आप। कैपेसिटर क्या है? कैपेसिटर एक ऐसा कंडक्टर्स का अरेंजमेंट है जिसमें बिना कंडक्टर के साइज को बदले उस पर एनफ अमाउंट में एनर्जी को स्टोर कराया जा सकता है। बिना कंडक्टर के साइज बदले उस पर काफी एनर्जी को स्टोर कराया जा सकता है। इसमें वास्तविक देखा होगा कंडेंसर में ऐसी एक मान लो प्लेट ए है, एक दूसरी प्लेट ए है। ये दोनों प्लेटें ऐसे रखी हैं। अब ये प्लेट पैरेलल भी होता है, फ्लैट भी होता है, फ्लैट सरफेस। ये सर्कुलर प्लेट भी हो सकती है, एक प्लेट इधर से रखी हो, एक प्लेट इधर से रखी हो, ऐसे सर्कुलर प्लेट हो, आमने सामने ऐसे दो प्लेटें हो। रेक्टेंगुलर प्लेट भी हो सकती है साइज में, आपका सर्कुलर प्लेट भी हो सकती है, स्क्वायर प्लेट हो सकती है। दो प्लेटें होती हैं मेटल की जो आमने सामने ऐसे रख दी जाती है, ऐसे रख दिया। बीच में या तो एयर ही रहने दे या तो इसमें कोई ऐसा मटेरियल भर दे जिसको डाइलेक्ट्रिक मटेरियल बोला जाता है। इंसुलेटिंग मटेरियल होता है, इंसुलेटिंग। एयर भी इंसुलेटर ही है करंट का। वैसे बीच में कोई ऐसा मटेरियल डाल दे जो इंसुलेटर हो, लकड़ी, कागज, प्लास्टिक, माइका, ये कोई मटेरियल ला सकता है बीच में। दैट इज कॉल्ड डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। डाइलेक्ट्रिक मटेरियल। जब हम एक प्लेट को यहां पॉजिटिव चार्ज देते हैं, पॉजिटिव चार्ज देंगे तो दूसरी प्लेट के इनर सरफेस पे उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड हो जाता है, उतना ही नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस्ड हो जाता है। इसका मतलब दोनों की प्लेटों के बीच एक पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, पोटेंशियल डिफरेंस। अच्छा, ड्यू टू इसके बाहरी प्लेट पर भी, जो बाहरी प्लेट ऐसे रखी है, यहां नेगेटिव चार्ज इंड्यूस्ड होगा, यहां पॉजिटिव। इसे बोला जाता है इंडक्शन। बाय इंडक्शन inner surface of plate B induced with negative charge and outer surface of B is इस पर इंड्यूस रहता है पॉजिटिव चार्ज।
अब एक तरफ नेगेटिव चार्ज, एक तरफ पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड हो गया, तो नेट चार्ज तो प्लेट पर हो गया 0। इसका मतलब यहां पर पोटेंशियल इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट नहीं होगी। तो करते क्या है, इस बाहरी वाली प्लेट को अर्थ कर देते हैं, अर्थिंग, अर्थ से इसको कनेक्ट कर देते हैं, और अर्थ से इलेक्ट्रॉन जा करके इस पॉजिटिव चार्ज को सब न्यूट्रलाइज कर देते हैं, न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो अब इसके अंदर यहां अगर आप देखें तो एक इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, जिसका डायरेक्शन होगा फ्रॉम पॉजिटिव चार्ज टू नेगेटिव चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड आगे। अगर वैसे आप देखो तो लॉन्ग प्लेट की बात करें अगर, इसके जस्ट बाहर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी 0, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, पॉजिटिव वजह से अवे फ्रॉम चार्ज, नेगेटिव वजह से टुवर्ड्स चार्ज, सिग्मा बैक टू साइलेंट नॉट। यहां अपोजिट डायरेक्शन में दोनों फील्ड आएंगी, यहां भी फील्ड 0, यहां भी इलेक्ट्रिक फील्ड 0, बट बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होती है, आपको बताया है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट ग्रास थ्योरम में पढ़ा था। एक पॉजिटिव प्लेट है, दूसरी नेगेटिव प्लेट है, तो दोनों प्लेटों के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड होता है सिग्मा बाय एप्सिलॉन नॉट। लेकिन अगर कोई के डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का डाइलेक्ट्रिक मीडियम है, तब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लिखी जाती है के एप्सिलॉन नॉट, सिग्मा बाय के एप्सिलॉन नॉट। दूसरी चीज, इसका जो कैपेसिटेंस है, अभी आप देखेंगे फार्मूला जब आएगा, कुछ ऐसे बनाते हैं इसको, और यही समायोजन, यही एडजस्टमेंट आपका कहलाता है कैपेसिटर। आप अगर कंडेंसर को खोलो, देखोगे अंदर उसे गोल सिलेंडर जो होता है, एक तरफ पत्ती लगी होती है, दूसरी तरफ भी पत्ती लगी होती है, दोनों प्लेट का काम करती है, बीच में कुछ कागज प्लास्टिक वगैरह कुछ डाल देते हैं। कुछ केसों में तो लिक्विड भरे हुए कंडेंसर भी आते हैं, जिसमें वो आयल जो है बीच से भरा होता है, वो डाइलेक्ट्रिक मीडियम का काम करता है। तो ऐसे बीच में एयर भी हो सकता है, कोई भी इंसुलेटिंग मटेरियल डाल देते हैं। तो इस तरह से ये एडजस्टमेंट कहलाता है आपका कैपेसिटर। किसी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एरिया ऑफ ईच प्लेट, एरिया ऑफ ईच प्लेट। उस प्लेट का एरिया क्या है, प्लेट का एरिया ज्यादा है, उसका कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, मतलब कैपेसिटी टू होल्ड चार्ज अधिक होगी। दूसरा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 1/d, जो सेपरेशन होता है बीच का, उसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। मतलब प्लेट ज्यादा दूर रखोगे तो कैपेसिटेंस कम होगा, प्लेट बहुत नजदीक रखोगे तो कैपेसिटेंस उस कैपेसिटर का ज्यादा होगा। और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। इस बीच में आपने मटेरियल क्या डाला है, अगर हाई डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट का मटेरियल है तो कैपेसिटेंस ज्यादा होगा, उस कैपेसिटर का कम है तो कम होगा। मतलब इन तीन बातों पर डिपेंड करता है। अभी प्रूफ करेंगे तो आएगा, सीधे आ जाएगा कि किसी भी कैपेसिटर का जो कैपेसिटेंस है किन किन बातों पर डिपेंड करता है। तो ये तीन बातों पर मेनली डिपेंड करता है, सेप और साइड पर डिपेंड करता है। तो हम फिर वही पढ़ते हैं जो मेन बहुत इंपॉर्टेंट है डेरिवेशन ही सीबीएसई के लिए, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इंपॉर्टेंट फॉर सीबीएसई बोर्ड के लिए एग्जाम में, कोई भी बोर्ड के लिए इंपॉर्टेंट है, चाहे वो सीबीएसई हो, एसएससी हो, यूपी बोर्ड हो, सब में आता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मान लो ये दो प्लेटें,
एक दूसरे के पैरेलल रखी है, ऐसे रखी, दो प्लेट रखी है ऐसे, ये प्लेट है जिसके थिकनेस का क्रॉस सेक्शन व्यू आप देख रहे हैं, थिकनेस ये दो प्लेटें ऐसे इस प्लेट को अर्थ कर दिया था, अर्थिंग, सिंबल ऑफ अर्थिंग, अर्थिंग, अर्थ कर दिया गया इसे। अब हम इसमें इस पहली प्लेट को इस वायर के थ्रू इसको पॉजिटिव चार्ज देते हैं, ड्यू टू इंडक्शन उतना ही चार्ज जो दूसरी प्लेट है वाई उतना ही चार्ज इंड्यूस्ड हो जाता है, बाहर आता है उतना ही पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है, लेकिन अर्थ से इलेक्ट्रॉन जाकर के इस पॉजिटिव चार्ज को बाहरी वाली प्लेट वाई प्लेट की आउटर सर्फेस जो पॉजिटिव चार्ज इंड्यूस्ड होता है उसे जाकर के न्यूट्रलाइज कर देते हैं। तो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड लगी, ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड जनरेट हो जाती है, ऐसे जिसका डायरेक्शन होता है फ्रॉम पॉजिटिव टू नेगेटिव प्लेट। तो प्लेटों के बीच इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी आई? इलेक्ट्रिक फील्ड intensity between plates equals sigma by k epsilon naught। मान लो बीच में एक ऐसा मटेरियल भरा है जिसका डायलेक्ट्रिक कांस्टेंट k है, प्लेटों के बीच की डिस्टेंस a है और प्रत्येक प्लेट का जो एरिया है वो a है। तो प्लेटों के बीच से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट। तो पोटेंशियल डिफरेंस कितना आएगा? सो पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन प्लेट्स B इक्वल्स AD। हमने बताया था पहले लेक्चरों में E को लिखा जाता था V बाई डी, E को dB बाई डी एक्स माइनस dB बाई डी एक्स। माइनस तो इंडिकेट करता था वहां की इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में चलने पर पोटेंशियल ड्रॉप होता है। पहला फार्मूला होता है E इक्वल्स D बाई डी, तो V हो जाएगा AD। E की वैल्यू सिग्मा बाई के एप्सिलॉन नॉट इनटू डी, सिग्मा की वैल्यू Q बाई A,
Q by A, surface charge density Q by A into D, ये आ गया। तो कैपेसिटेंस निकाल सकते हैं, कैपेसिटेंस ऑफ पैरेलल प्लेट कैपेसिटर C equals Q by D। Q ऐसे रहने दे, V की ये वैल्यू यहां रखें, QD by क्या एप्सिलॉन नॉट A, Q कैंसिल, तो कैपेसिटेंस आ गया क्या एप्सिलॉन नॉट A by D। ये कैपेसिटेंस होता है इस कैपेसिटर का, आपको हमने बताया भी था, देखो लिखा है C डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू K, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू A, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू D। किसी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर का कैपेसिटेंस उस बीच में प्लेटों के बीच भरे मीडियम डायरेक्टली मीडियम के पर डिपेंड करता है, उस प्लेट के एरिया पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है और सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स के इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। याद रखना होगा। फॉर एयर आर वैक्यूम K equals 1, डायरेक्टली कांस्टेंट 1, तो C आ जाता है एप्सिलॉन नॉट A by D। अगर एयर कैपेसिटर है, मतलब प्लेटों के बीच में एयर भरी, तब उसका कैपेसिटेंस होता है C equals एप्सिलॉन नॉट A by D। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन, याद रखेंगे इसको। इसको न्यूमेरिकल बहुत सारे न्यूमेरिकल पाएगा जब उसमें एक्सरसाइज में, तब न्यूमेरिकल कराएंगे। ये डेरिवेशन आपको याद रखना पड़ेगा। ओके, स्क्रीनशॉट ले लो इसका। हो गया। अब इसी से थोड़ा सा और इसको एलिब्रेट करते हैं, एक दूसरी टॉपिक है। आज इतना ही पढ़ेंगे हम लोग। ओके, थैंक यू।